आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। 70 के दशक से शुरू होता है हिंदी सिनेमा का एक बड़ा ही खास दौर। बदलाव के इस दौर में फोकस में थी भारतीय युवा पीढ़ी, वो पीढ़ी जिसमें व्यवस्था के प्रति आक्रोश था, जिसमें बदलाव का जुनून था, जिसमें विद्रोह का मादा था। उस पीढ़ी का मिजाज सिनेमा में उतारा लेखकों की एक युवा जोड़ी सलीम जावेद ने। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बांट रहे हैं अपनी यादों के उजाले। इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस श्रृंखला की छठी कड़ी। सलीम जावेद भारतीय फिल्म जगत की पहली और अकेली लेखकीय वो जोड़ी जिसने अपनी फिल्मों की कामयाबी से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। सन 1973 जंजीर। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। सन 1975 दीवार। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। सन 1975 शोले। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सन 1978 डॉन। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सन 1978 त्रिशूल। अपने बाप दादा की दौलत मिली। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। ऐसी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है जो सलीम जावेद की जुबली जोड़ी का कमाल थी। सलीम जावेद की जोड़ी एक मोड़ पर आकर भले ही टूट गई हो, लेकिन उनके लेखन से जुड़े सैकड़ों सवाल हैं जो उनके चाहने वालों के जहन में कौंधते रहते हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेरेंगे अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब ने आपको बताया। डॉन तो कहानी थी जब ये हमारे पास नरीमान ईरानी आए जी, तो हमने उनको एक आइडिया सुनाया एंड देन वी डेवलप्ड द कंप्लीट स्क्रिप्ट डॉन की। और डॉन की बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी और जितने डॉन में ट्विस्ट एंड टर्न्स है कहानी में, इतने मैंने किसी फिल्म में देखे नहीं। डॉन देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फिल्म कई बार खत्म हो जाती है फिर शुरू हो जाती है, ताकि उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। डायरी थी, फलाना था, डिमका था, ये था, डॉन मर गया, पहला झटका तो वहीं लगता था, हीरो मर गया। हीरो तो बहुत जल्दी मर जाता है। हाँ, तो दूसरी रील में जी 1500 फीट में तो ऐसा पहला झटका तो ये लगता था कि हीरो मर गया जी, फिर बाद में पता लगा कि पानी गिर रहा है। किस तरह से ये सारे गिमिक्स आप तैयार करते थे? वो क्या ये जो करिश्मे कहाँ से आते थे? देखिए क्या होता है कि जो आदमी अपना काम जानता है या जो आदमी टू बी इंटरेस्टिंग यू हैव टू बी इंटरेस्टेड। तो जो आदमी काम जानता है ये जैसे दर्जी कैसे करता है उसको पता है, वो सीधा काट। मगर फिर भी जब कोई मार्क्समैन मिस करता है तो कोई माइल से थोड़ी करता है, इंचेस से करता है। जब ईमान धर्म नहीं चली इतना अफसोस हुआ था और कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ा? ईमान धर्म नहीं चली तो एक आदमी का रात को फोन आया, कोई 2-2:30 बजे हुए थे और बहुत बड़ा फैन था, और कहने कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तुम कुछ क्या लेक्चरबाजी करने गए थे, प्रीचिंग करने गए थे, अच्छी खासी फिल्में लिखते थे एंटरटेनमेंट की। तो ऐसा लगा उस टाइप के वहाँ के दूसरे एंड पे ये आदमी जो है उसको बहुत मायूसी हुई है। ये फिल्म देख के हमारा कोई बहुत बड़ा फैन था। मैंने कहा कि भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्रिटिसाइज करना शुरू किया पिक्चर को कि ये क्यों हो सकता है उसमें, ये क्यों हो सकता है, कि तुम लोगों का दिमाग खराब है, पागल हो गए तुम लोग, समझे, मेरा तुमने भेजा खराब किया, मेरे 2.5 घंटे खराब किए। गाली वाली भी देना शुरू की उसने। मैंने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो उसने कई बातों में कहा कि तुम राइटर तो जैसे भी हो आदमी शरीफ मालूम होते हो।
कि मैं तुमको इतनी देर से तुम भाई साहब करके मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो आदमी शरीफ मालूम होते हो। मैंने कहा मगर ये जो आपने कहा ये सही कहा, और ये मैं भी कहना चाह रहा था जावेद अख्तर साहब से, मगर वो माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये फिल्म तो हमें लिखनी है, तो आप उनका नंबर भी ले लीजिए, इसलिए कि पैसे में उनके बराबरी में लेता हूँ, नाम बराबरी से आता है। तो मैं सुबह उनके घर पहुंचा, मैंने नंबर दे दिया, कहने हाँ दो उसका नंबर। तो सुबह मैं गया उनके घर पे, पहुंचा तो वो देर से उठे। तो मैंने क्या प्रॉब्लम क्या, मैंने आज बड़ी देर से लेट नाइट हुई। कहने साहब एक आदमी था रात को आप 5-5 मिनट में फ़ोन करता था, मैं अपने भाई के फ़ोन के लिए वेट कर रहा था, अमेरिका से आने वाला है, तो मुझे फ़ोन उठाना भी पड़ता था। और मैं फिर वो आ जाता था लाइन पे, वो कहता था तुम्हारी तो ऐसी के तैसी, और पता नहीं सालों को कहाँ से नंबर मिल जाता है। मैंने कहा नहीं कहाँ से नहीं मिल जाता, वो नंबर मैंने दिया उसको जी। कहने आपने दिया? कहने आपने क्यों दिया? मैंने कहा नहीं उठा। तो मैंने कहा भैया ये सब हम चीज़ें बराबरी से बांटते। अरे साहब आपने मेरी नींद खराब कर दी। एक बहुत बड़ा अच्छा किस्सा है जी। प्रोड्यूसर था जिसको दिखता नहीं था बेचारे को, मतलब पूरी तरह से बहुत कम दिखता था, ऑलमोस्ट वो था ब्लाइंड था। तो जब भी वो बात करता था तो वो जावेद की तरफ देख के मुझसे बात करता था, मुझसे बात करता था, जावेद साहब बोलता था, जावेद साहब जावेद साहब जावेद साहब। तो हम लोग एक दिन रात को, तो जावेद ने मुझसे कहा कि सलीम साहब अंधा है तो क्या हुआ, मेरा फैन है। मैंने कहा अंधा है इसीलिए तो आपका फैन है। सही है। तो ये ऐसे किस्से भी होते थे पर्सनली आपस के। सलीम साहब डॉन के डायलॉग्स में भी वही बात थी कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, 11 मुल्कों की पुलिस। ये डॉन की जो एक जॉनर था, जो ना एक मिजाज जो था डॉन का, वो एक क्राइम फिल्म का मिजाज था जी। तो उसमें उसी किस्म के डायलॉग्स यूज हो रहे थे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कि आप कोई कॉस्ट्यूम फिल्म के डायलॉग्स तो यूज हो नहीं सकते। बिल्कुल जिल्ले लाई तखलिया। तो ये 11 ही मुल्कों की पुलिस क्यों थी? नहीं, और जो फिगर दिमाग में आ गया, 12 मिनट क्यों भी कर सकते थे, जो मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास ये मेरे पास ये मेरे पास ये, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, एक रिदम होता है। तो 11 मुल्क का एक साउंडिंग भी कई मरतबा अच्छा लगता है। अभी ये क्यों कहते हैं कि मैं तुमको 24 घंटे का वो देता हूँ, समझे आप? अभी एक राजेंद्र नाथ की एक फिल्म में उसने कहा कि मैं तुमको 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। नहीं कहने नहीं, मुझे आप 25 की दी। 1 घंटा मेरा बढ़ा दीजिए, समझे आप? और मैं दूसरी वजह यह कि हर आदमी 25 की देता है, मेरे को हर आदमी 24 की देता है, मुझे 25 की चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। मैं 48 घंटे की मोहलत देता हूँ, मैं 24 घंटे की मोहलत, ये साउंडिंग, दे साउंड वेल। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, कोई खून पीता है, बहुत बदमजा चीज है, बल्कि खून तो निकाल दिया जाता है। डॉन के जो डायरेक्टर थे वो नए बंदे थे और उन्होंने बहुत कम फिल्में, गिनी चुनी फिल्में ही बनाई, मैंने ये सुना है। नहीं तो कहाँ बनाई, उन्होंने बनाई नहीं, एक ही फिल्म बनाई। तो कितना कॉन्फिडेंस था एक ऐसे डायरेक्टर पर जिसका कुछ भी नाम नहीं है, और सलीम जावेद उसके लिए फिल्म लिख रहे हैं? नहीं, क्या था कि एग्जीक्यूशन तो करने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो ही वॉज असिस्टेंट ऑफ मनोज कुमार। और ये उन्होंने इनके साथ, ये कैमरामैन थे नरीमान ईरानी, तो उन्होंने नाम रिकमेंड किया कि देखो आप इतना कंप्लीट लिखते हो, आप इतना डिटेल में लिखते हो, मैं कैमरामैन हूँ, मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे कोई भी लड़का जो थोड़ी सी फिल्म की टेक्निक समझता हो, या जो आप लिखोगे उसको पर्दे पे लेके आए समझ के, ऐसा आदमी चाहिए। वो लिखा और वो समझ के जाते थे सीन को पूरी, एक कि क्या सीन का मिजाज है, क्या सीन कैसे होगा, कहाँ से शुरू होगा। एंड ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है जी। इसलिए कि अगर राइटिंग अगर बहुत ही डिटेल में हो तो इवन एनीबॉडी हु इज लिटिल और वेल वर्स्ड विद द टेक्निक ऑफ द फिल्म कैन डू इट। सोनिया, मुझे 2 तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती। एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर लगा है, और एक वो जो बहुत जल्दी आ जाए। और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ गई। 4 घंटे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और इस वक्त तुम मेरे साथ इस होटल के कमरे में। क्यों? तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। रोमांटिक बातें मुझे बहुत बोर करती हैं सोनिया। मैं सच कह रही हूँ। इंसान ये जान सकता है कि चांद और सूरज में क्या छुपा है, लेकिन ये कभी नहीं जान सकता कि एक लड़की के दिल में क्या छुपा है। मुझे लड़कियों के दिल से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा बताइए कि शोले और डॉन के आपके पसंदीदा गाने कौन से हैं? शोले का तो कोई वैसा म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हुआ नहीं। और वैसे आपको ताज्जुब होगा कि होता है ना, म्यूजिकली हिट फिल्म जो है वो हमारी कोई भी नहीं है।
इसलिए कि उसमें मैटर इतना होता था कि गाने की जगह होती नहीं थी। किसी भी फिल्म के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो म्यूजिकली हिट थी सिवाय यादों की बारात के। बिल्कुल, और म्यूजिक उसकी कहानी का हिस्सा था। यादों की डॉन में ये गाना हिट हुआ था, मैं हूँ डॉन, ये भी हिट हुआ था, और खाई के पान बनारस वाला बहुत बड़ा हिट हुआ था, ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये भी हुआ। उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। मगर ऐसे कोई, जैसे कि दूसरी फिल्में जो थीं, जैसे एक नासिर साहब की जो फिल्में थीं, जब किसी से प्यार होता है, तुमसे नहीं देखा, या जो म्यूजिकली हिट होती थी, जिनमें 7-7 8-8 गाने जो हिट होते थे, ऐसा कोई हमारी फिल्मों में कभी कोई हुआ नहीं। शोले के गाने आपको पसंद आते हैं? शोले की भी गाना, शोले के भी गाने ऐसे कोई बाहर बहुत ज्यादा सुपरहिट नहीं हुआ कि जो लोग सुनना चाहें अपनी गाड़ियों में या अपने घर पे, जिनको ये गाना साहब मैं रोज सुनता हूँ, ऐसा नहीं था कोई गाना। वो ऐसी जो फिल्मों में ठीक लगते थे, जैसे महबूबा वाली महबूबा हिट हुआ था, मगर वो गाना तो एक ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा डाला गया, इसलिए कि वो जब ये कहता है कि वो सामान लेने जा रहे हैं, असला लेने जा रहे हैं, वो तो उस वक्त वहाँ क्या हो रहा होगा, एक गाना कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट यहाँ से चल रहे हैं, तो पूरी वो उसका है कि यहाँ से ये आ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो लूटने जा रहे हैं जब उसको गब्बर सिंह को, तो एक गाना बीच में जगह मिलती थी, डाल दिया। हम वादा करते हैं ठाकुर साहब, लेकिन ये रुपए आप वापस ले लीजिए। ठाकुर, गिरजा लोहार पिपरी गांव से कुछ खबर लेकर आया है। शायद गब्बर से तुम्हारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। जयराम जी की ठाकुर। जयराम जी, कहो गिरिजा, क्या खबर लाया? ठाकुर, पिपरी गांव से 2 कोस पे बंजारे आके रुके हैं, हीरा और उसके साथी भी हैं। ये हीरा गब्बर को बंदूकें और गोलियां बेचने आता है। 1-2 दिन में गब्बर उसे जरूर मिलेगा। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, वो कोई इंटेंडेड भी नहीं था बहुत। शोले की लेंथ को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि इतनी बड़ी इतनी लंबी फिल्म बनाई जा रही है? लेंथ तो थी बड़ी, मगर इतनी बड़ी फिल्म की जो लेंथ थी, मगर फिल्म की लेंथ जो होती है कि हाउ इंटरेस्टिंग इट शुड बी। किसी हॉलीवुड के डायरेक्टर से पूछा कि हाउ लॉन्ग ए फिल्म शुड बी, उसने कहा एज लॉन्ग एज इट्स इंटरेस्टिंग। वाह। तो ये जब है क्या, उसमें मैटर था, मटेरियल था कि क्या निकालते उसमें से। लंबी तो थी वो, मगर हर चीज उसमें इंटरेस्टिंग थी। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। तो क्या जुआरी है? छी मौसी, वो और जुआरी ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी, आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर, न जाने क्या करेगा। त्रिशूल की कहानी किस तरह से तैयार की गई थी? त्रिशूल की कहानी एक नॉवल पढ़ी थी, बॉन्डमैन, हॉलकेन की नॉवल थी। वहां से उसका ख्याल आया था और उसको डेवलप किया, और फिर ये हिंदुस्तानी इमोशन जो था, ये फैमिली का। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है तो आज से 7 साल पहले आपने यहाँ कुछ जमीन खरीदी थी 3 लाख रुपए में। आज उसकी कीमत कम से कम 5 लाख रुपए होगी। फिर भी उस जमीन से आपको 1 रुपए का भी फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि उस जमीन पर माधो सिंह नाम के एक आदमी का नाजायज कब्जा है। देखा जाए तो आपके ये 5 लाख डूबे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरे डूबे हुए पैसे
तुम मुझे कैसे दिला सकते हो? मैं वो जमीन खरीदना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि जब तक माधव सिंह वो जमीन खाली न कर दे उसकी कीमत 2 पैसे के बराबर नहीं है। ये भी जानते हुए कि पिछले 6 बरस से मेरे वकील उसे वहां से हटाने में कामयाब नहीं हुए। जी हाँ, ये सब कुछ जानते हुए भी मैं वो जमीन खरीदना चाहता हूँ। जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? जिस अंदाज में तुमने मुझसे इंटरकॉम पर बात की थी, मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही तेज और समझदार आदमी हो जिसे अपने आप पर भरोसा है और जो मेरे सामने एक बहुत ही समझदारी की स्कीम लेकर आएगा। लेकिन तुम एक ना तजुर्बेकार नौजवान हो जिसे शायद अचानक अपने बाप दादा की दौलत मिली। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद। और एक बात और बता दूं आपको मिस्टर आर.के. गुप्ता, मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियां भी नहीं है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप ये जमीन मुझे दे देते हैं तो आपके ये 5 लाख आपको 15 दिन में मिल जाएंगे। तो ये भी अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखी गई। हाँ बिल्कुल, ये सारी फिल्में जो अमिताभ बच्चन के साथ में लिखी हैं, इवन टिल द लास्ट अकेला, तो सब उनको दिमाग में रख के लिखी हैं या उनके लिए लिखी हैं। त्रिशूल में सारा खेल इस बात का है कि वो बदला लेता है और वो अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले रहा है और जितनी भी फर्म वो तैयार करता है, जो भी बिजनेस करता है अपनी माँ के नाम से करता है और अपने पिता से ही बदला ले रहा है। फादर के प्रति रेबल की जो ये भावना थी, ये कहाँ से आई थी? देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं जिसने अपनी माँ के खिलाफ ज्यादती देखी है, उस बेटे को हमेशा कहीं ना कहीं एक हेट एंड लव होता है फादर के साथ, लव एंड हेट रिलेशनशिप होती है। इवन यहाँ के जो घर जो टूट जाते हैं, जहाँ माँ अलग हो जाती है, बाप दूसरी शादी कर लेता है, वहाँ भी एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो यहाँ वही थी कि माँ से शादी नहीं की थी, दूसरी शादी कर दी, घर बसा लिया, माँ ने बहुत तकलीफ पे बताया, तो बेटी को कहीं ना कहीं एक माँ का बदला लेना है। मगर उसके साथ साथ आप जो सब में इम्पोर्टेंट सीन उसमें भूल रहे हैं, जिसकी वजह से वो फिल्म चली, अगर थ्रू आउट उसमें ये फीलिंग होती है कि ये बाप के पीछे पड़ा है, ये बाप के पीछे पड़ा है और ये बाप से अगर बदला ले लेता है एंड में, तो फिल्म नहीं चलती। जी जी। मुखर्जी साहब फिल्म देख रहे थे अप्सरा में प्रीमियर पे, और मुखर्जी साहब इंटरवल में जब उठे तो मुखर्जी साहब ने कहा कि यार यहाँ तुम लोग मार खा गए, आज ये फिल्म नहीं चलेगी तुम्हारी। और मुखर्जी साहब बहुत एक्सपीरियंस आदमी थे। एस मुखर्जी, बहुत फिल्में बनाई शशधर मुखर्जी की बात करें। हाँ, बहुत फिल्में बनाई, बड़ी बड़ी हिट फिल्में बनाई, बहुत से लोगों को ब्रेक दिया, नासिर हुसैन को, आर.के. नैयर को, कई लोगों को, अनारकली। और तो मैंने कहा आगे देखिए आप फिल्म। मुझे समझ में आ गया कि क्या कह रहे हैं कि बाप के खिलाफ अगर फिल्म बनी तो चल नहीं सकती है, बेटा बाप से बदला लेगा तो ये फिल्म चल नहीं सकती। उसमें एक सीन आता है कि प्रेम चोपड़ा बाप को गाली देने इसके ऑफिस में एंटर होता है, बिल्कुल, और गालियाँ देता चला जाता है बाप को कि अच्छा किया आपने, उसकी नाक रगड़ दी, आपने ऐसा किया, साले की दिमाग खराब हो गया, ये करते हो। और जब वो कुछ एक और भी गंदी गाली देता है तो एक थप्पड़ देता है अमिताभ बच्चन, और वो वहाँ शॉक्ड हो जाता है और कहता है गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। और वो अमिताभ बच्चन से कह के जाता है मैं तुमको देख लूंगा, इस थप्पड़ का मैं तुमको जवाब दूंगा। राखी का कैरेक्टर, राखी कहती है कि एक आदमी जिसको तुम हर कदम पे बर्बाद करना चाह रहे थे, जिंदगी का तुम्हारे मकसद बर्बाद करना था, उसने अगर किसी आदमी ने उसके बारे में कुछ गलत कहा तो तुमको इतना बुरा क्यों लगा? यानी ये मैं भी नहीं जानता। हाँ बलवंत राय जी, ये कैसे आना हुआ? देखिए, आपने तो हमारे साथ धंधा करना बंद कर दिया है, लेकिन हम आपकी जरा जरा सी बात की खबर रखते हैं। दरअसल मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। मुबारकबाद? विजय बाबू, आपकी उसकी तो बिजनेस की अनबन है, लेकिन मेरी उसके साथ बहुत पुरानी दुश्मनी। तो खुशी मुझे हुई है, वो आपको भी नहीं हुई होगी। किस बात की खुशी? अरे वही जो नीलाम के दिन आपने आर.के. गुप्ता को झटका दिया। मजा आ गया, मजा आ गया विजय बाबू। बहुत बड़ा साहूकार समझता था आपने भरे बाजार में उसे, फिर भी मैं तो कहता हूँ कुछ शर्म तक। क्या हुआ? मैंने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से। Get out! ठीक है, जाता हूँ, लेकिन जिस दिन याद रहेगा मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं मुझे क्या हो गया। जहाँ तक मैंने देखा है, तुमने हर मौके पर मिस्टर आर.के. गुप्ता को हराने की कोशिश की, उन्हें नीचा दिखाना चाहा। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन तुम्हारे दिल में उनके लिए काफी दुश्मनी है। तो फिर किसी और ने उनकी बुराई की, उनको गाली दी, तुम्हें क्यों बुरा लगा? और इतना बुरा लगा? क्यों कम है? तुम्हें क्या जवाब दूंगी था? वो जो मेरी दुश्मनी है वो अपनी जगह और हमेशा रहेगी, उसे मैं भूलूंगा नहीं। लेकिन ये कोई दूसरा मेरे सामने आकर के, ये मैं नहीं जानता था।
जब ये सीन मुखर्जी साहब ने देखा तो पास ही बैठे हुए थे, कह रहे मेरे समझ में आ गया सीन, ये फिल्म चल जाएगी। क्या बात है, वाह। दैट सीन हैज लिफ्टेड दी कहानी कि ये मेरे और मेरे बाप के बीच में है, तुम मेरे बाप को गाली नहीं दे सकते। और ये आप देखिए नॉर्मल लाइफ में भी ये होता है कि अगर मैं अपनी माँ को क्रिटिसाइज करूँ या अपने बाप को क्रिटिसाइज करूँ और अगर कोई इसमें ज्वाइन करने लग जाए कि हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा बाप बहुत घटिया आदमी, तो ऐसा लगता है साले की थप्पड़ मारो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अब शिकायत कर रहा हूँ, मेरी शिकायत है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा और मेरे बाप का मालूम। मैं शिकायत करता हूँ, मेरे बाप में बच्चे माँ से आके शिकायत करते हैं कि डैडी ने ये किया, डैडी ने ऐसा कहा, डैडी ने यूँ कहा, डैडी ने ये कहा, डैडी ने मुझसे पूछा भी नहीं, डैडी ने ये नहीं कहा, मैंने डैडी से कहा। करते हैं, ये हर घर में होती है, ये इमोशनल शिकायतें, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। मगर उसमें कोई एक बाहर का आदमी शामिल हो जाएगा, हाँ यार तेरा डैडी तो बहुत ही घटिया आदमी यार, उसको तो देख लेंगे एक दिन, साले को मारेंगे, टांग तोड़ देंगे, जान निकाल डालिए उसकी। दिस इज बिटवीन द फैमिली में, दिस इज बिटवीन द टू पीपल। मैं अगर अपनी बेटी को डांट रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी नहीं आगे डांट सकता उसको कि हाँ डैडी ठीक कर रहे हैं, मम्मी डैडी ठीक, ये भी नहीं कहता। मैं कहूँ तू चुप बैठ। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। एक बार फिर इस फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा थे। यश चोपड़ा के साथ ये एक और फिल्म थी। कितना उनका कंट्रीब्यूशन होता था या क्रिएटिव इनपुट्स हुआ करते थे सबसे बड़ा फिल्मों में? यहाँ से कंट्रीब्यूशन शुरू होता है डायरेक्टर, जहाँ वो एक कहानी सेलेक्ट करता है कि ये कहानी मैं बनाने वाला हूँ, वहाँ से उसका कंट्रीब्यूशन शुरू होता है कि ये आपकी जो कहानी है, आपका जो आइडिया है, आप इसको करो, ये हम बनाएंगे। वो अपने स्टेक्स वहाँ से डालने लगता है और फिर थ्रू आउट उसी का होता है। ये इट्स अ आई फर्मली बिलीव कि इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। लेकिन कभी कहीं ऐसा हुआ कि किसी फिल्म की लेखन प्रक्रिया को लेकर या किसी फिल्म के प्रोसेस में डायरेक्टर से इतनी ज्यादा बहस या गर्मागर्मी हो गई हो? देखिए क्या होता है, आपको एक बात समझना चाहिए, आप इस मीडियम में काम करते हैं जो रिलेटेड है फिल्म से, कि डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट पीपल, द मार्जिन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट पीपल इज वेरी थिन। बेवकूफ़ के साथ जो डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। साहिर साहब एक बात कहा करते थे जो मुझे आज तक मैं कभी दोहराता हूँ कि पागल ठीक हो सकता है इसलिए कि पागल खाना है, बेवकूफ़ ठीक नहीं हो सकता इसलिए कि बेवकूफ़ खाना नहीं है। समझे आप? अगर मेरा आपका इतना डिफरेंस होगा तो आई विल नेवर गेट अलॉन्ग विथ यू। आई विल द वेरी फर्स्ट डे आई विल डिसाइड कि आई डोंट वांट टू डू दिस फिल्म। और इट इज़ वाइस वर्सा ऑल्सो। एक डायरेक्टर सोचता है कि मेरे राइटर्स इतने डिफरेंस हैं तो उसके साथ काम ही नहीं करता। यार ये बेवकूफ़ आदमी है, ये बहुत बहस करता है, गलत बात पे बहस करता है। तो दी मार्जिन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सेंसिबल और इंटेलिजेंट पीपल इज़ वेरी थिन। जिस रोल के लिए मैं कहूँगा कि मैं दिलीप कुमार को लेता हूँ, उस रोल के लिए आप कह सकते हैं कि नहीं, आप इसके लिए राज कपूर और राजकुमार ठीक है। हाँ, दोनों एक ही जगह हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं, दोनों कैरेक्टर एक्टर हैं, आप दोनों की एज हो गई है। अगर उसके लिए अगर आप कहें कि मैं कहूँ कि इस रोल के लिए दिलीप कुमार अच्छा है और आप कहें नहीं सर इस रोल के लिए रणबीर कपूर को ले लीजिए, तो दी मार्जिन इज़ वेरी वाइड। वहाँ द थिंग स्टॉप्स ओनली देयर, आगे बढ़ती नहीं है। जब यश जी ने किसी ने कहा या नासिर हुसैन ने कुछ कहा या रमेश सिप्पी ने कुछ कहा या महेश भट्ट ने कुछ कहा तो उनकी वैल्यू करते थे हम, उनकी ऑब्जेक्शन की या उनके सजेशन की, इसलिए फिल्में बनी हैं जी। नहीं तो अगर वाइड अगर मार्जिन होता तो ये फिल्में बनती ही नहीं, शुरू ही नहीं होती। सर हमारी कमेटी के मुकाबले में कौन आ सकता है? एक आदमी की फिक्र है मुझे, विजय कुमार। You're right, Mr. R.K. Gupta. ये कॉन्ट्रैक्ट मैं हासिल कर सकता हूं और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे को मिलेगा। ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है, लेकिन साथ साथ अफसोस भी हुआ कि ये भरोसा कितना गलत है, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी से भंडारी जैसे चोर नौकरों को निकाल दिया है जो मेरे साथ बेईमानी कर सकते थे। मिस्टर आर के गुप्ता, अगर मैंने आपके साथ बेईमानी की तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं, इसलिए कि मेरा एक उसूल है, एक इंसान जो जबान समझे मैं उसके साथ उसी जबान में बात करता हूं। ईमानदारों के साथ ईमानदारी, बेईमानों के साथ बेईमानी। तुम मुझे अपनी तरफ बेईमान समझते हो? नहीं, मैं तो आपको बड़ा धनवान समझता हूं मिस्टर आर के गुप्ता। ये बात अलग है कि आजकल की दुनिया में कोई आदमी बगैर बेईमानी के इतना धनवान नहीं बन सकता। मिस्टर आर के गुप्ता, मुझे बेईमान कहने से पहले झांक करके देखिए अपने बीते हुए दिनों। हो सकता है इतना अमीर बनने के लिए आपने भी कभी किसी के साथ कोई बेईमानी की हो, किसी को धोखा दिया हो सकता है आपने भी कभी इतनी दौलत कमाने के लिए अपने जमीर, अपने जज्बात का सौदा किया। What the hell do you mean by that? तुम ये कहना चाहते हो मैंने ये दौलत, ये पोजीशन, ये इज्जत अपना जमीर, अपने जज्बात बेचकर हासिल किए? अभी तुमने देखा ही क्या? यहाँ जमीर और जज्बात इतने महंगे नहीं बिकते।
वरना आज दुनिया का हर भिखारी मेरी तरह करोड़पति बन जाता। मैंने दौलत ये पोजीशन हासिल की है अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी अकल से, इसलिए कि मुझ में हिम्मत थी, हर कीमत पर आगे बढ़ने की हिम्मत। और अगर तुम इस हिम्मत को ज़मीर और जज्बात का सौदा करना कहते हो तो मुझे तुम्हारी अकल पर रहम आता है। लगता मैंने आपके किसी दुखती रख पे हाथ रख दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कहना चाहता हूं मिस्टर गुप्ता वो भी कहूंगा, लेकिन सही बात सही वक्त और सही मौके पर की जाए तो उसका मजा कुछ और ही होता है, और मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार है। गुड डे मिस्टर गुप्ता। हाँ, मेरी बनाई हुई कॉलोनी में अगर आपको मकान चाहिए तो तकल्लुफ मत कीजिएगा, मकान मिल जाएगा। फादर सन कन्फ्लिक्ट की एक और फिल्म शक्ति थी जी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलैरिटी दोनों में आती है। एक में वो बदला ले रहा है, फादर से नाराज है, दूसरे में भी वो किसी और वजह से फादर से नाराज है। शक्ति में नहीं, दोनों बहुत अलग अलग फिल्म हैं। एक में वो मास की वजह से है ले रहा है, और बाप जो था वो अपॉर्चुनिस्ट था। बाप उसमें जो था अपॉर्चुनिस्ट था कि अपने फायदे के लिए वो अपने लव को छोड़ के चला गया, और उसको इस बात का एहसास भी है कहीं ना कहीं, और उसमें गिल्ट भी है बाप। यहाँ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, यहाँ बहुत ईमानदार और बहुत ही प्रिंसिपल्ड आदमी है, और वो अपने नज़रों से या जो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो चाहता है बेटा। बट एक खलील गिबरान की एक लाइन है कि द सन इज थ्रू यू, ही इज नॉट यू। अब दिलीप कुमार का एक बहुत हाईली प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल की वजह से कि तुम मार डालो मेरे बेटे को, और वो सुनता है। उस उम्र में उसको समझ में नहीं आती, इट स्ट्रक्स उसके माइंड में स्ट्रक करता है। जब वो कहता है कि अगर तुमने ये नहीं काम किया, उनको नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारे बच्चे का कदर कर दूंगा, तो छोड़ दो, मार डालो मेरे बच्चे को, मैं अपने कानून से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो उसको लगता है कि मेरा फादर मेरे लिए इंडिफरेंट है। हेलो, हाँ मैं अश्वनी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं कौन हूँ ये छोड़िए मिस्टर अश्विनी कुमार, आप सिर्फ ये सुनिए कि आपका इकलौता बेटा इस वक्त मेरे पास है। जी हाँ, और ये बताइए अपने बेटे को जिंदा देखने का आपको कितना शौक है? बदतमीज आदमी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही कि आपका बेटा विजय मेरे कब्जे में है, लेकिन उसकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप चाहें तो आज रात यशवंत को अपनी हवालात से निकल भागने का मौका देकर अपने बेटे की जान बचा सकते हैं। क्या सबूत है कि मेरा बेटा तुम्हारे पास है? सबूत और गवाही तो मैं आपके बेटे से ही दिलवा दूंगा। पहले अच्छी तरह ये सोच लीजिए कि आपको मेरी शर्त मंजूर है कि नहीं, और अगर मंजूर है तो यशवंत के हवालात से फरार होने का आप क्या इंतजाम करेंगे? सोचने के लिए आपके पास 1 घंटा है। ठीक 1 घंटे के बाद मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। और हाँ, लीजिए अपने बेटे से बात कीजिए। बोलो। हेलो, हेलो डैडी। हाँ बेटा, हाँ मैं डैडी बोल रहा हूँ। डैडी मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो। घबराओ मत बेटे, मैं हूँ ना, मैं हूँ। डैडी कुछ नहीं होने देंगे अपने विजय को, तुम घबराओ मत। नहीं डैडी, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो डैडी, मुझे बचा लो डैडी। हेलो हेलो विजय, हेलो। अब आधे घंटे में पता चल जाएगा कि तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए कि अगर वो तुम्हें वाकई जिंदा देखना चाहता है तो हमारी शर्त मानने से इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम तो अपने बाप के इकलौते बेटे हो, तुम्हें बचाने के लिए हमारी बात मान जाएगा नहीं? हेलो, अच्छा मैं अभी आता हूँ। नारंग जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और अगर मुझे आने में देर हो जाए तो ठीक 8 बजे अश्विनी को फोन करो और उसका जवाब ले लो। ठीक है। देखो ऐसा करो कि वो जो कुछ भी कहे उसे टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लो, मैं वापस आकर सुनूंगा। ओके ओके। हेलो हेलो अश्विनी साहब, क्या जवाब है आपका? आप यशवंत को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हेलो हेलो। यशवंत? मैं यशवंत को नहीं छोड़ सकता। लेकिन आप जानते हैं कि अगर... हाँ जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बेटे की जिंदगी इस वक्त तुम लोगों के हाथ में है। कर दो उसका खून, मार डालो उसे, मार डालो उसे, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूंगा, समझे? तुम लोगों से जो बन पड़े कर लो, सुनते हो? जो बन पड़े कर लो, लेकिन मैं यशवंत को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। और जब भी क्लैशेस होते हैं उसके प्रिंसिपल पे, तो उसको यही लगता है कि मेरा बाप जो है मुझे मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि उसका एंड में कल्मिनेशन है कि आई लव यू, तो उसे कहता है पहले क्यों नहीं कहा? विजय नहीं, विजय नहीं, विजय कोई सलाह नहीं चाहिए। अकेला जी सकता हूँ तो अकेला मर भी सकता हूँ। ऐसे न कहो। मेरी माँ को मार दिया उसने, या वही आदमी है जिसने मेरी माँ
ये सब क्यों हुआ? ये तो होना ही था। एक ना एक दिन ये तो होना ही था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। बहुत कोशिश की अपने दिल से आपकी मोहब्बत निकाल दूं, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहा। चाहा कि ना करूं, लेकिन ऐसा क्यों ऐसा? इसलिए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेटे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो कहा क्यों नहीं डैड? क्यों नहीं कहा डैड? मैं तुमको इस तरह नहीं जाने दूंगा डैड, मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा बेटे। विजय! That whole the process of filmmaking he has unaware कि मेरे से बाप मोहब्बत करता है। क्या ये फिल्म किसी सच्ची घटना पर आधारित थी? नहीं, सच्ची घटना पे नहीं। एक फिल्म बनी थी साउथ इंडिया में, उसका ट्रांसलेशन था साउथ इंडियन लैंग्वेज में, उसका जो मतलब था वो था गोल्ड मेडल। शिवाजी गणेशन ने काम किया था, उसके हमने राइट्स लिए थे। और वो बाप जो था वो प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर था और बेटा जो था उसमें बदमाश था। जी। हमने बदमाश को नहीं रखा है, हमने उसमें से बदमाशी का एंगल निकाल दिया। यहाँ जो था वो ये लड़का जो है ये ही वांट्स टू लिव हिज ओन लाइफ, एंड सिंस ही इज नॉट सो डिसिप्लिन्ड, ही इज नॉट एक वर्च्यू को एक उसने बनाया नहीं है कि वो अपना मकसद के नहीं साहब मैं ये नहीं करूंगा जैसे आजकल के लड़के होते हैं। उस बात पे उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, समझे आप। उनकी जो थिंकिंग का कहीं ना कहीं क्लैश है, उनके जो कैरेक्टर्स का उनका कहीं ना कहीं क्लैश है। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा। तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भूल जाना चाहिए। सर, एक साहब मिस्टर विजय कुमार की जमानत के लिए आए हैं। अच्छी तरह देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये है जमानत के कागजात और कोर्ट से मिस्टर विजय कुमार की रिहाई के ऑर्डर्स। सर, ये मिस्टर नारंग KD नारंग। अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं आपको, मिस्टर KD नारंग। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स भी देख लीजिए। इसके बाद कानूनन आप मिस्टर विजय कुमार को 1 मिनट के भी यहाँ नहीं रोक सकते। कानूनन मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, ये जानने के लिए मुझे मिस्टर KD नारंग या उनके वकील की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सुधाकर। यस सर। गेट मिस्टर विजय हियर। यस सर। बैठिए। मिस्टर विजय, आप बाहर आ सकते हैं। हेलो विजय। थैंक यू नारंग साहब। विजय, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अब मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ नारंग साहब। कम, लेट्स गो। विजय, इसे नसीहत नहीं मशवरा समझना। अपनी जिद में आके इन लोगों के साथ किसी ऐसे रास्ते पर न निकल जाना जहाँ से अगर चाहो भी तो वापस ना आ सको। मैं इस बार वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूँ। बाप बहुत मोहब्बत करता है उससे, और बेटा ये नहीं कहता कि मेरा बाप जो है वो रिश्वत लेता है, घटिया है, फलाना ढिमका है। बाप भी समझ होता है, वो है कहता है, वो भी इस बात को समझता है कि ये जो आदमी है ये बहुत प्रिंसिपल आदमी है। सारा क्लैश उस बात पे है। क्या ये फिल्म दिलीप और माँ जो है वो बीच में बफर जोन है। जी जी, वो बाप को भी समझाती है, बेटे को भी समझाती है। रिपोर्ट लिखाई गई है उसके खिलाफ। परसों रात उसने 4 लड़कों को बुरी तरह मारा पीटा। उन्हीं में से एक लड़के ने पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखा दी। विजय ऐसा लड़का नहीं है जो किसी से बेकार झगड़ा करे। एक तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा, अगर हुआ भी तो जरूर उन लड़कों ने कुछ। विजय घर पर ही है, मैं बुला देती हूँ, आप खुद ही पूछ लीजिए। शीतल, ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाई गई है। विजय वहीं आएगा और जो कुछ मुझे पूछना होगा मैं वहीं पूछूंगा। ये कोई घरेलू बात नहीं है, हर बात का एक उसूल होता है, कायदा होता है। जाने दो मामा, तुमको जबरदस्ती किसी की तरफ से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अगर मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया तो इसलिए नहीं कि उन्हें मेरी फिक्र है, सिर्फ इसलिए कि कल अगर कोई सुने तो यही कहे कि वाह साहब वाह, डीसीपी साहब ने अपनी नौकरी के सामने न कभी किसी को कुछ समझा था और न समझेंगे। पुलिस ऑफिसर हो तो ऐसा। जाने दो मामा, जो बात है वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। विजय, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। बड़ी मेहरबानी है, एक बाप अपने बेटे का दुश्मन नहीं है। बेटे के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
फिर तुम परेशान क्यों थी वहाँ? मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया, मैं चला जाऊंगा, जो पूछेंगे बता दूंगा, लेकिन पूछने वाला कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये फिल्म दिलीप साहब और अमिताभ दोनों को बाकायदा ध्यान में रखकर लिखी गई थी कि यही दोनों लोग हैं इन किरदारों को निभाने वाले? नहीं, ये फिल्म का जो कहानी है ये हम चाहते थे कि दिलीप कुमार या किसी भी न्यू कमर के साथ बने, इसलिए कि एक मतलब प्रपोजल बन गया, दिलीप कुमार है, रमेश सिप्पी है, सलीम जावेद है, तो बेचने का तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। मगर जब पूरी स्क्रिप्ट बन गई तो ये ख्याल आया कि इसमें अमिताभ बच्चन ऑल्सो एग्रीड कि वो मुंशी रियाज की किसी दूसरी फिल्म में काम कर रहे थे, तो वहां से निकल के यहाँ आना चाहते थे। और मुंशी रियाज को भी लगा कि बिजनेस प्रपोजल तो बहुत बड़ा हो जाता है, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, तो ये सिर्फ एक कमर्शियल जो था उसके लिए ये हुआ कि इसके कमर्शियल एडवांटेजेस बहुत थे। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ, अगर कल उसे जेल जाना ही है तो आप ही क्या तो क्यों? आखिर आप मेरे दुख को दुगना क्यों करना चाहते हैं? नहीं शीतल, मैं अपना हर दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कारण तुम्हें कोई दुख पहुँचे ये कभी सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ मैंने जिंदगी में तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, लेकिन मेरे पास जो भी है वो तुम्हारे लिए है। और सिवाय इस गुरूर के मेरे पास है भी क्या कि जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की, कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा, कभी अपने जमीर की आवाज को दबाया नहीं। लेकिन अगर इस गुरूर के टूटने से तुम्हारा दुख कम हो सकता है शीतल, तो ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी खातिर आप अपनी नजरों से गिर जाएं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ किसी भी तरह से हमारा बेटा हमारे पास वापस चला आए। क्या मैं ऐसा नहीं चाहता शीतल, लेकिन अगर उसे हमारे चाहने की परवाह होती तो ऐसे रास्ते पर न चला जाता जो हर पल हर कदम उसे अपने माँ बाप से दूर लिए जा रहा है। नहीं, मैं उसे ऐसे रास्ते पर चलने नहीं दूंगी। अगर आप मेरे लिए अपने उसूल बदलने को तैयार हो सकते हैं तो क्या वो मेरे लिए अपने रास्ते नहीं बदल सकता? मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे कहूंगी, वो खुद आपके पास आकर अपनी गलती का इकरार करेगा, वो खुद अपने आप को कानून के हवाले करेगा, उसे उसकी की सजा मिल जाएगी, लेकिन फिर हम उसे माफ कर देंगे। हमारा बेटा फिर से हमारे पास वापस आ जाएगा। हाँ। तुम किस जुर्म की बात कर रही हो मां? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए कि मैं अब इस बात को जान गया हूं कि जुर्म उसे कहते हैं जो साबित हो। मुजरिम वो होता है जो पकड़ा जाए। मैं मुजरिम उस दिन था जिस दिन खून का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे हवालात की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। मुजरिम मैं उस दिन, लेकिन अब तो मैं एक बहुत बड़ा, बहुत इज्जतदार आदमी हो गया हूं मां। मैं बेरोजगार बेइज्जत नहीं रहा। और क्या चाहती हो तुम? विजय, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। आज जिसे तुम इज्जत कह रहे हो ना, एक दिन वही तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा। और वो दिन उस दिन तक नहीं आएगा जब तक मेरा जुर्म साबित नहीं होगा। जाओ उनसे कहो कि सबसे पहले मेरे खिलाफ गवाह ढूंढे। उन्हें तो अपनी कुर्सी, अपनी नौकरी, अपनी वर्दी पे बड़ा नाज है ना। क्या हुआ, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए कि मेरी गिरफ्तारी का इंतजाम करने के लिए तुम्हें भेजा? विजय, बेहुदा बदतमीज, खबरदार जो उनके बारे में ऐसे घटिया लफ्ज अपनी जुबान से निकाले तो। वाह बेटे वाह, बहुत कलेजे को ठंडक पहुंचाई तुमने आज। वो मुझे भेजेंगे तुम्हारे घर मुखबरी करने के लिए। आज उन पर ये वक्त आ गया है। वो मुझे भेजेंगे तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। अरे 10 बार मरोगे और 10 बार जन्म लोगे, तब भी उनके जैसा चरित्र पैदा नहीं होगा तुम में। मैं तो यहाँ आई थी कि अपने बेटे को वापस ले जाऊंगी, लेकिन तुम वो नहीं हो जो मेरा घर छोड़कर चला आया था। तुम कोई और हो। माफ करना, शायद किसी ने मुझे गलत पता दे दिया था। कितनी मुश्किल हो सकती थी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का? कोई मुश्किल नहीं होती थी। जब स्क्रिप्ट अगर क्लियर हो तो कोई मुश्किल नहीं होती। हमने दिलीप साहब के साथ 2 फिल्में की, एक शक्ति की और एक क्रांति की, एंड वी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। इसलिए कि देखिए, क्लैरिटी जो होती है ना, वो अगर हो, ये वाइट है, इस पे आपका मेरा क्या हो सकता है डिस्कशन? ये पेपर आपके सामने पड़ा, ये वाइट है, आप ये कह सकते हो कि नहीं ऑफ वाइट है, तो हम कहीं ना कहीं इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप कहें ब्लैक है तो कहीं डिस्कशन नहीं होगा। जी। तो ये जब हमारे ऊपर भी इल्जाम लगे कि हमारा दिमाग खराब हो गया है, या हम किसी को इंटरफियर नहीं करने देते, या हम अपनी चलाते हैं, तो एक उसमें बहुत से लोग ये नहीं समझते थे कि जो हमको जो एरोगेंस जो दिया जाता था खिताब की, बहुत एरोगेंट हैं। यार एक साइकोलॉजी में एक टर्म है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, उसको कहते हैं दी एरोगेंस ऑफ क्लैरिटी। वाह।
दी एरोगेंस ऑफ क्लैरिटी वो ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि ये वाइट है, जो है ये वाइट, तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं चाहता हूँ कि इट इज टाइम वेस्टिंग। तो मैं कहूँ ये वाइट है, दूसरा आदमी तो ये समझता है कि नहीं यार इन्होंने कोई डिस्कशन अलाउ नहीं किया। पीपल वांट के हमने डिस्कशन करके वी हैव अराइव्ड एट कि दिस इज वाइट। एक सेंसिबल आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी होता है वाइट है, चलो आगे बढ़ो। तो जब हम एक चीज़ पे क्लियर हो गए हैं, जब हमने उस चीज़ के ऊपर सोच लिया है, जब दो आदमियों ने बात कर दी है, उसको हमने फाइनल किया है, तो हम बिल्कुल क्लियर हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा आदमी जब सजेशन देता है तो हम उसको घुसने नहीं देते। वही समझता है कि ये जो हैं ये इंटरफेयर अलाउ नहीं करते, ये किसी की सुनते नहीं, ये किसी की सजेशन नहीं सुनते। ऐसा नहीं है, हम तो एक दूसरे की सुन ही रहे हैं, हम पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, तो उसमें ईगो तो खत्म हो गया। अब कोई दूसरा आदमी आता है तो वही सजेशन करता है जो हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इसको कहा जाता है एरोगेंस ऑफ क्लैरिटी कि इफ वी आर क्लियर वी डू नॉट अलाउ एनीबॉडी टू इंटरफियर। अब इसको लोग ये समझते हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं फिल्म लेखकों की जानी मानी जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और जेटी महाजन। प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों की। उजाले